अरावली से निकलने वाले ज्यादातर खनिज वो कहाँ जा रहे हैं? आज माइनिंग के कारण वो पानी जो 100 फुट 150 फुट पे मिलता है वो 1000 1100 पे हो गया है। मेरे अपने इलाके में निकलने वाली ग्रेनाइट और वहाँ के बाकी चीजों के जो व्यापारी हैं वो ज्यादातर चाइना में, बीजिंग वगैरह में लगने वाले व्यापार मेलों में वहाँ होते हैं। तो जब भारत में लगेगा तो चाइना के व्यापारी आते हैं, वहाँ लगता है तो यहाँ के जो प्रोडक्शन करने वाले लोग हैं वो वहाँ जाते हैं। तो सबसे पहले हम पहुंचे जयपुर। वहां पे हमें मिले भंवर मेघवंशी, जिन्होंने एक पूरी किताब लिखी मैं पथिक अरावली का। उन्होंने विस्तार से चर्चा की है कि ये जो लड़ाई है वो सिर्फ पत्थरों की नहीं है, वो खनिज पदार्थों की लड़ाई है जिन्हें विदेश निर्यात किया जाता है उन देशों में जो अपने विकास के लिए चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं हमारे भारत की, और अपने जो उनका खनिज पदार्थ है उसको आगे वाली पीढ़ी के लिए उन्होंने संरक्षित कर रखा है। भंवर जी, एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर खनन नहीं होगा तो विकास कैसे होगा। जो सरकारें कहती हैं ये हम विकसित भारत बनना चाहते हैं, हम आगे कैसे बढ़ेंगे, हमारी जो ऊर्जा ज़रूरतें हैं वो कैसे पूरी होंगी। तो एक तरफ ये है, दूसरी तरफ आप पर्यावरण की भी बात है और आप लोग कहते हैं कि पूरा इसको बचाना चाहिए। तो कैसे बैलेंस कैसे बने? देखिए, सरकार का ये जो कहना है कि अरावली में रेयर अर्थ हैं और वो हमारे विकास के लिए ज़रूरी है, तो सरकार निकाले उसको और उसका एक सीमित और नियंत्रित अनुशासित तरीके से खनन हो और उस खनन से होने वाले नुकसान की पुनर्भरण करने की एक व्यवस्था हो, वो गवर्नमेंट करे, वहां तक ठीक है। लेकिन इसमें प्राइवेट प्लेयर्स आ रहे हैं और वो यहां से निकाल करके इस देश में काम आ रहा है क्या? आप अगर इसको देखेंगे कि अरावली से निकलने वाले ज्यादातर खनिज जो हैं वो कहाँ जा रहे हैं? बहुत बड़े पैमाने पर तो चाइना जा रहे हैं, यहाँ की बजरी से लगा के, यहाँ के ग्रेनाइट से लगा के, मार्बल से लगा करके तमाम जो चीजें हैं वो ज्यादातर आप पड़ोसी मुल्क को दे रहे हैं, जो अपने यहाँ प्रचुर मात्रा में ये सारे खनिज होने के बावजूद भी खोदता नहीं है, अपनी नई जनरेशन के लिए बचा के रखता है और हमारे यहाँ से खुदवा करके और उसका वो इस्तेमाल कर रहा है। क्या ये ठीक है? ये विकास है? ये जो अभी आपने कही कि कुछ सरकारी खदानें हैं, कुछ प्राइवेट प्लेयर्स हैं, कितना रेशियो होगा? प्राइवेट प्लेयर्स कितने ज़्यादा होंगे जो सीधे करके कर सकते हैं? वो तो सरकार के अंडर सर्विलांस में होता होगा ना, कि कोई यहाँ से खोद करके ठीक है एक राज्य से दूसरे राज्य में तो भेज सकता है, लेकिन चाइना थोड़ी भेज देगा। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जितने भी उत्पादन होते हैं उनका बाहर निर्यात के अपने लाइसेंस होते हैं और बाकायदा सब चीज़ें बेची जाती है। सरकार इसमें कहीं इन्वॉल्व नहीं है। सरकार इसमें इतने से इन्वॉल्व है कि वो एक लीज देती है, वो एक उसका जो डिपार्टमेंट है वो एनवायरमेंटल क्लियरेंस देता है और उनकी अपनी निगरानी होती है। अब वो निगरानी कितनी करते हैं या नहीं करते हैं वो एक अलग चीज़ है, लेकिन एक सिस्टम बना हुआ है और उसके बाद में जब भी कोई चीज़ निकाली जाएगी उसके बाद वो फिनिश उसको मार्केट के लायक टाइल्स वगैरह या जो कुछ भी बनता है वो बनाने के बाद में आप दुनिया में कहीं भी बेच सकते हैं। और ज़्यादातर पिछले 10-15 सालों से मैं ये देख रहा हूँ कि ज़्यादातर व्यापारी जो हैं, मैं जिस ज़िले से आता हूँ, भीलवाड़ा ज़िले से, मेरे अपने इलाके में निकलने वाली ग्रेनाइट, वहाँ के सैंडस्टोन और वहाँ के बाकी चीज़ों के जो व्यापारी हैं वो ज़्यादातर चाइना में, बीजिंग वगैरह में लगने वाले व्यापार मेलों में वहाँ होते हैं और उनका ज़्यादातर जो लेन देन है वो सब चाइना के साथ है। तो ये तो साबित है। सीधे खनान के जिनको पट्टा है जी, जो गांव के लोग हैं वो बीजिंग से संपर्क कर सकते हैं, चाइना से व्यापार कर सकते हैं। क्यों नहीं? मॉडल क्या होता है थोड़ा देखिए, आप खुदाई करेंगे, फिनिशिंग के लिए जाएगा, फिर उसका एक मार्केट, उस मार्केट में बड़े प्लेयर घुसते हैं, वो खरीदते हैं, जिनका अपना निर्यात का बड़ा काम है। तो ये पूरी चेन है। तो वो जो खदान का मालिक है वहां से लगा करके
वो जो उसको फिनिशिंग कर रहा है, उसको टाइल्स में बदल रहा है या और कोई चीज़ों में बदल रहा है, वो सब करने के बाद जब वो मंडी में जा रहा है और मंडी से पैक होकर के बंदरगाहों के मार्फत विभिन्न देशों में जा रहा है, तो ये तो पूरा चेन है। ये केवल खनिज में ही नहीं है, ये कपड़ों में है और भी कई आपने चीजें। अभी कहा ना कि यहाँ गांव के लोग बीजिंग में जाके स्टेटस लगाते हैं हाँ, और गांव से ज्यादा चाइना में उनका इंटरेस्ट रहता है गांव के लोग को। वो उनका सीधे फिर कैसे हुआ? वो मतलब किसी खोद करके कोई माध्यम होगा ना लाइसेंसिंग का। नहीं, देखिए वहाँ पर अगर एक बड़ा मेला लगा है, खनिज मेला, ठीक है, तो जब भारत में लगेगा तो चाइना के व्यापारी आते हैं, वहाँ लगता है तो यहाँ के जो प्रोडक्शन करने वाले लोग हैं वो वहाँ जाते हैं, तो आपस में संपर्क तो है ही ना सबका। तो ये जो आपने बताया कि ये जो अरावली का जो मसला है वो इंटरनेशनली लिंक भी है एक तरीके निश्चित से, रूप से, क्योंकि निश्चित सिर्फ रूप से। पर्यावरण और पानी को लेके या हवा और रेगिस्तान मरुस्थल की बात नहीं है, ये खनिज की लड़ाई है। ये खनिज की लड़ाई है और इसमें बहुत बड़े पैमाने पर इंटरनेशनल जो माइनिंग लॉबी है वो इसमें इन्वॉल्व है, और वो इतनी बड़ी लॉबी है, मुझे लगता है कि वो सरकारों से और देशों से ऊपर की लॉबी है। सरकारें आई गई, लेकिन जो नहीं बदला वो बदला अरावली में खनन। खनन के बाद वहाँ पे किस तरीके से चीज़ों को छोड़ दिया जाता है और स्थानीय लोग कैसे वो टुकड़ों टुकड़ों में लड़ाई लड़ते हैं। तो वहाँ पे हमें कविता श्रीवास्तव जी ने बताया कि कब से ये लड़ाई चल रही है, सन 1990 से लेके 2026 तक किस तरीके से सरकारें अपना पैतरा बदलती हैं, किस तरीके से जो एक गठजोड़ है माइनिंग माफिया, राजनेता, अधिकारी, जो लोकल लोग, उनका एक जो नेक्सस चलता है वो कभी नहीं खत्म होने को आया। अगर अरावली पिछले 2.5 दशकों से बची हुई है, जो थोड़ा बहुत अरावली का पूरा इकोसिस्टम अगर बचा हुआ है, वो है सुप्रीम कोर्ट के कारण। हम अरावली को केवल पहाड़ के रूप में नहीं देखते। ये 2 बिलियन ईयर्स से ज्यादा पुराना एक पहाड़ है। इसका जो जियोमॉर्फोलॉजी है, तो आप सोच सकते हैं सभ्यता यहाँ कितनी पुरानी रही होगी। तो अगर ये अरावली समाप्त होती है तो यहाँ की सभ्यता समाप्त होती है, यहाँ का पूरा जो सिविलाइजेशन है वो समाप्त होता है, यहाँ के गीत, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के पेड़ पौधे, इकोलॉजी, नदी नाले, वो सब तो समाप्त होंगे, लेकिन उसके साथ साथ इंसान भी नहीं बचेगा, इंसान का एग्जिस्टेंस भी खत्म हो जाएगा। तो ये तो हमें समझ ही नहीं आ रहा है कब से परिभाषित होने लग गया एक पहाड़, उसके मीटर से, कब से उसके हाइट से कब से परिभाषित हो गया। पर्वतमाला कोई होती है तो वो अलग अलग उसके वो ऊंची नीची चलती है, कब से ऐसा परिभाषा दे दी गई है। ये तो बिल्कुल वाहियात परिभाषा दी गई है। और इस तरीके की जो माइनिंग है, इससे आप राजस्थान की इकोलॉजी पे क्या असर देख रहे हैं? कि आप तो चूंकि गाँव में जाते हैं, लोगों से बात करते हैं। नहीं, पूरा बर्बाद, मतलब हम आपको बता नहीं सकते हैं। लोगों की दिनचर्या पहाड़ से शुरू होती है। औरतें तो कहती हैं हम हैं तो वन है, वन है तो हम हैं। जो तलहटी में लोग जी रहे हैं उनकी तो दिनचर्या पहाड़ से ही शुरू होती है, और उनकी चाहे लकड़ी हो, चाहे उनका चारा हो। गांव में जब माइनिंग मान लीजिए किसी पहाड़ पे होती है तो पूरा चारागाह जमीन चली जाती है। अगर कोई नदी जा रही है उसके ऊपर से सड़क बन रही है, क्योंकि हमारी नदियां सीजनल होती है, तो बर्बाद हो जाता है। और ब्लास्टिंग से सारे घर टूटते हैं, केवल आजू बाजू नहीं, दूर दराज भी घर वगैरह टूटते हैं। अरावली पहाड़ है, इसने रोक रखा है डेजर्टिफिकेशन, थार डेजर्ट को रोक रखा है। सिर्फ 5 पासेस हैं, 5 द्वार के थ्रू वो घुसता है डेजर्ट। आप सोच सकते हैं कि पूरा डेजर्ट के लिए खुल जाएगा। सारा यहाँ का मॉनसून्स
का पूरा नक्शा बदल जाएगा, सीजन्स बदल जाएंगे। तो एक महिला जो पहाड़ की ओट में रह रही है, जिसके लिए पानी बहुत नजदीक था, आज माइनिंग के कारण वो पानी जो 100 फुट 150 फुट पे मिलता है वो 1000-1100 पे हो गया है। नदियां एकदम चोक हो गई हैं, बजरी ऐसे निकालते हैं उन नदियों से फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पस। तो ये तो माने आप कह सकते हैं एक डेविस्टेशन, डिस्ट्रक्शन, तहस नहस पहले ही हमारे सामने है, और हम कितना इसको देखेंगे। तो ये तो बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है, ये नज़ारा तो कोई नहीं देख सकता। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ये ज़रूर बताना ना भूलें कि अरावली आपके लिए कितने मायने रखती है, अरावली आपके लिए क्या है, आप में कितना है। तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अगली कौन सी चीज़ है जिसको आप देखना चाहते हैं, जिसके मुद्दों को आप सामने लाना चाहते हैं, ताकि हम वहाँ पे जाके आप तक ज़मीनी हकीकत को ला सकें।